Good morning to all. Myself, Dr. Ravi Parihar, Assistant Professor in Botany, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर। आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम साइलोटम के युग्मकोद्भिद के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पूर्व हमने 3 ई-लेक्चर और वीडियोस के माध्यम से साइलोटम के आउटर मॉर्फोलॉजी, इंटरनल स्ट्रक्चर्स व रिप्रोडक्शन के बारे में अध्ययन किया था। आज हम इस चैप्टर के लास्ट पार्ट में उसके युग्मकोद्भिद के बारे में अध्ययन करेंगे। हमें पता है साइलोटम, जिसका कि कॉमन नेम विस्क फर्न या फॉर्क फर्न है, एक प्रिमिटिव लैंड प्लांट है व जिसे हमने लिविंग फॉसिल की कैटेगरी में भी पढ़ा था। इसका युग्मकोद्भिद का विकास अगुणित बीजाणुओं से होता है। अगुणित बीजाणु युग्मकोद्भिद प्रावस्था की मदर सेल के रूप में कार्य करते हैं। और हमें पता है कि जो बीजाणु होते हैं वो बीजाणुधानियों में बनते हैं और बीजाणुधानी स्पोरोफिटिक यानी कि बीजाणुद्विध अवस्था के ऊपर लगती हैं। और जब बीजाणुधानी मैच्योर होती है तो उसमें अगुणित बीजाणु बनते हैं। और ये अगुणित बीजाणु जब जमीन पर गिर जाते हैं, यानी कि बीजाणुधानी के फटने के बाद, ये जब डेhiscence के बाद जब ये नीचे आ जाते हैं, वातावरण में आ जाते हैं, तब ये जब जमीन पे गिरते हैं, सॉइल पे गिरते हैं, तब वहाँ नमी को अवशोषित करते हैं और वहाँ से ये युग्मकोद्भिद का विकास प्रारंभ करते हैं। तो अगुणित होते हैं बीजाणु, वो युग्मकोद्भिद प्रावस्था की मदर सेल के रूप में कार्य करेंगे और ये जब जर्मिनेट होंगे तो युग्मकोद्भिद प्रोथैलस को जन्म देते हैं। और साइलोटम के बीजाणु विमोचन के 3 से 4 माह पश्चात अंकुरित होते हैं। इनके अंकुरण होने में टाइम लगता है। इनका एक्सोस्पोर थोड़ा मोटा होता है, तो जब वो एक्सोस्पोर जब तक नहीं फटेगा तब तक इनका अंकुरण स्टार्ट नहीं होता। ये जल को अवशोषित करके फूल जाएंगे, जिसके कारण बीजाणु फट जाती है। बीजाणु का एक्सोस्पोर फट जाता है, बाह्य जो बीजाणु चोल होता है, तथा उसका जो अंतःचोल है, एंडोस्पोर है, वो एक थैली के रूप में बाहर निकल जाता है। बीजाणु का जीव द्रव्य जो होता है प्रोटोप्लाज्म इस थैली में आ जाएगा और ये भाग यानी कि थैलीनुमा भाग जिसमें जीवद्रव्य के आ गया है, एक अनुप्रस्थ भित्ति द्वारा बीजाणु से अलग हो जाएगा। यह बाहरी थैलीनुमा भाग आउटर सेल कहलाता है। इस आउटर सेल में 2 तिर्यक विभाजनों के फलस्वरूप एक एपिकल सेल विभाजित होती है और पूरे के पूरे युग्मकोद्भिद का विकास इसी एपिकल सेल के द्वारा होता है। परिपक्व युग्मकोद्भिद एक सरल पैरेन्काइमी संरचना है। यह युग्मकोद्भिद 20 mm लंबा व 0.5 to 2.5 mm चौड़ा होता है, यानी एक छोटी संरचना है, बहुत छोटी संरचना है। और इसके युग्मकोद्भिद द्विभाजी शाखित होता है। प्रोथैलस की सतह पर एक कोशिकीय मूलाभासों के अतिरिक्त पुंधानियां व स्थिरधानियां भी पाई जाती हैं। वह प्रोथैलस के अधिकांश पैरेन्काइमी कोशिकाओं में एंडोफाइटिक माइकोराइजा पाया जाता है। भोजन का निर्माण करने के लिए एंडोफाइटिक माइकोराइजा उसमें उपस्थित होता है। अब हम चित्र देखते हैं कि किस प्रकार से युग्मकोद्भिद का चित्र क्या होता है। ये देखें कि स्पोर है। इस स्पोर का ये जो वॉल है वो एक्सोस्पोर है, ये वाली एंडोस्पोर है। हमने कहा जब ये पानी अवशोषित करते हैं तो एक्सोस्पोर फट जाती है और एंडोस्पोर जो है थैली के रूप में इस प्रकार से बाहर आ जाती है और उसमें जीवद्रव्य भी आ जाता है और ये एक वॉल के द्वारा अलग हो जाती है उस बाकी सबसे। तो ये आपको अलग दिखाई दे रहा है। ये एक सेक लाइक स्ट्रक्चर थैलीनुमा संरचना है। इसमें 2 तिर्यक विभाजन होने से, इस आउटर सेल में तिर्यक विभाजन होने से, ये देखो 1 और 2, उससे एक ही एपिकल सेल विभाजित होती है और इस संपूर्ण हमें पता है युग्मकोद्भिद का विकास इसी एपिकल सेल के द्वारा होता है। और ये एक मृदुत की संरचना है। इस प्रकार से इसमें खूब सारे मूलाभास पाए जाते हैं आउटर सरफेस पर, जिसके द्वारा ये नमी अवशोषित करेंगे और उसके अंदर ये पैरेन्काइमेटल सेल्स हैं। अब ये जो ऊपर इसकी जो पैरेन्काइमेटल सेल्स की जो अपर सरफेस है, पृष्ठीय कोशिकाएं हैं, वो एंथ्रीडियम या आर्किगोनियम को धारण करती हैं या निर्माण करती हैं। तो इस प्रकार से देखो ये युग्मकोद्भिद है, ये भी युग्मकोद्भिद है और ये भी एक युग्मकोद्भिद है। इनके अलग अलग आकार हैं, है ना। ये देखें, ये अशाखित है, ये द्विशाखित है, ये इस प्रकार का ये अनुप्रस्थ परिच्छेद है प्रोथैलस का।
इसमें एंडोफाइटिक माइकोराइजा भी पाए जाते हैं। अब हमें पता है कि युग्मकोद्भिद के ऊपर जननांग यानी सेक्स ऑर्गन्स पुंधानी व स्त्रीधानी बनते हैं। सबसे पहले पुंधानी का विकास के बारे में हम अध्ययन करेंगे। पुंधानी का विकास प्रोथेलेस की एक पृष्ठीय कोशिका से होता है। कोई भी एक सरफेस की कोई भी एक सेल पुंधानी का निर्माण कर सकती है, और जिस कोशिका से पुंधानी का विकास होता है, स्टार्ट होता है, उसे हम पुंधानी प्रारंभिक कहते हैं। तो एंथ्रीडल इनिशियल में जो पहला विभाजन होता है वो परिणतिक होता है, जिससे एक बाह्य जैकेट सेल व आंतरिक प्राइमरी एंड्रोकोनियल सेल बनती है। हमें पता है जैकेट सेल जो है वो अपनतिक विभाजनों के द्वारा एक स्तरीय पुंधानी की जैकेट बनाती है, और जब पुंधानी मैच्योर हो जाती है तो जैकेट की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, ऊपर वाली जैकेट की जो ऊपर वाली सेल्स हैं टॉप मोस्ट जैकेट में, वो जो है वो ऑपरिकुलर या प्रच्छद कोशिका के रूप में कार्य करती है, जिसके हटने से एंथ्रोजॉइड्स हैं उस पुंधानी से बाहर निकलेंगे। जो प्राइमरी एंड्रोकोनियल सेल्स है वो एंड्रोकोनियल सेल्स या पुंजनक कोशिकाएं बनाएंगी। ये जो पुंजनक कोशिकाएं हैं ये एंड्रोसाइट्स, बहुत सारे एंड्रोसाइट्स बनाती हैं, और एंड्रोसाइट्स जो होते हैं वो पुमणुओं कायांतरित होकर मेटामॉर्फोसिस के थ्रू पुमणुओं का निर्माण करते हैं। इसको हम चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं। ये देखें आप, एंथ्रीडल इनिशियल, इसमें परिणति विभाजन होने से बाहर की तरफ जैकेट इनिशियल, अंदर की तरफ प्राइमरी एंड्रोकोनियल सेल बनती है। इस जैकेट इनिशियल में खूब सारे विभाजन होने के फलस्वरूप पुंधानी की एक स्तरीय जैकेट, देखो ये बन रही है, पुंधानी की एक स्तरीय जैकेट का निर्माण होता है, और प्राइमरी एंड्रोकोनियल सेल जो है एंड्रोकोनियल सेल्स में विभाजित हो जाती है। ये देखो बाहर की तरफ जैकेट बन गई एक स्तरीय। इस एक स्तरीय जैकेट के अंदर जो है वो एंड्रोकोनियल सेल्स हैं, अब वो एंड्रोसाइट्स का फॉर्मेशन करेंगी, और एंड्रोसाइट्स जो होती हैं वो स्पाइरल शेप्ड इस प्रकार के कुंडलित बहुकोशाभिकीय पुमणु का निर्माण करते हैं। ये पुमणु है, इनको मेल गैमेट्स भी बोल सकते हैं, जो इस पुंधानी के अंदर बनते हैं। इस पुंधानी की जो ये वाली सेल्स हैं ऊपर वाली, उसको हम प्रच्छद कोशिकाएं कहते हैं। इनके हटने से पुंधानी में से एंथ्रोजॉइड से पुमणु बाहर आ जाते हैं। नेक्स्ट है स्त्रीधानी का विकास। हमें पता है जिस प्रकार से पुंधानी का विकास होता है उसी प्रकार से स्त्रीधानी का विकास भी प्रोथेलेस की एक पृष्ठीय कोशिका से हो सकता है, और उसका आरंभ भी एक कोशिका से होता है। उसको हम स्त्रीधानी आरंभिक या स्त्रीधानी प्रारंभिक या आर्किगोनियल इनिशियल कहते हैं। उसमें परिणति के विभाजन के फलस्वरूप बाहर की तरफ प्राइमरी कवर सेल यानी कि प्राथमिक आवरण कोशिका व भीतरी केंद्रीय कोशिका या सेंट्रल सेल बनती है। भाई प्रारंभिक कोशिका बाह्य प्राथमिक आवरण कोशिका से 4 ग्रीवा प्रारंभिक बनते हैं, और इन ग्रीवा प्रारंभिकों से के डिवीजन से आगे 4 से 7 कोशिकीय ऊंची ग्रीवा का निर्माण होता है। जबकि जो सेंट्रल सेल है उसमें विभाजन होने के फलस्वरूप एक प्राइमरी नेक कैनाल सेल बनती है और एक प्राइमरी वेंट्रल सेल बनती है। जो प्राइमरी नेक कैनाल सेल है वो ग्रीवा नाल के अंदर नेक कैनाल न्यूक्लियस बनाती है। यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर नेक कैनाल सेल्स एनसीसी नहीं बनती है, जबकि खुद जो प्राइमरी नेक कैनाल सेल है वही विभेदित होकर के एक नेक कैनाल न्यूक्लियस में विभाजित हो जाती है। और जो प्राइमरी वेंट्रल सेल है वो प्राइमरी वेंट्रल सेल विभाजित होकर के वेंट्रल कैनाल सेल यानी कि अंडदान नाल कोशिका वो एक बड़ी अंड कोशिका बनाती है, और ये जो अंड कोशिका होती है वो फीमेल गैमेट के रूप में कार्य करता है। चित्र के माध्यम से हम देखें तो देखिए आर्किगोनियल इनिशियल के अंदर डिवीजन होने से 2 प्रकार की सेल्स बनती हैं। नेक इनिशियल ऊपर की तरफ, अंदर की तरफ सेंट्रल सेल। नेक इनिशियल जो होते हैं वो ग्रीवा का निर्माण करते हैं, 4 से 7 कोशिकीय ऊंची ग्रीवा। ये देखें आप 1 2 3 4 से 7 कोशिकीय ऊंची ग्रीवा का निर्माण होता है। वह जबकि सेंट्रल सेल जो होती है विभाजित होकर के अंदर की तरफ एक तो बनाती है प्राइमरी नेक कैनाल सेल और एक बनाती है प्राइमरी वेंट्रल सेल। नेक कैनाल सेल है वो नेक कैनाल न्यूक्लियस में विभाजित हो जाती है, नेक कैनाल न्यूक्लियस, और जो प्राइमरी वेंट्रल सेल है वो वेंट्रल कैनाल सेल और एक एग सेल बनाती है। ये देखें 2 नेक कैनाल न्यूक्लियस, एक वेंट्रल कैनाल सेल और एक एग सेल। निषेचन के समय ये जो है परिपक्व स्त्रीधानी की संरचना जिसमें अंड कोशिका का निर्माण हो जाता है। निषेचन से पूर्व मैच्योर स्त्रीधानी के अंदर ये जो नेक है, ये ग्रीवा है, उसकी कोशिकाएं नेक कैनाल न्यूक्लियस व वेंट्रल कैनाल सेल जो है ये सारी विभेदित हो जाती है, वो सारी डिजनरेट हो जाती हैं और एक श्लेष्मी पदार्थ बनाती है। देखिए आप ये सब हट के विघटित हो गई यहाँ से, इन्होंने ओपन एक रास्ता बना दिया है एंथ्रोजॉइड्स के आने के लिए।
ये देखिए इस प्रकार से एक शैलो प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगी। ये अंड कोशिकाएं हैं। इसमें अब पुमणु यूडियो साइफोनोगेमी के द्वारा निषेचन करते हैं और ये तैरते हुए पानी में तैरते हुए अपने एंथ्रोजॉइड्स के फलस्वरूप पानी में तैरते हुए यहाँ तक पहुँचते हैं एग सेल्स तक। हमें पता है कि टेट्रोफाइट्स में निषेचन के लिए जल आवश्यक होता है, और वो क्यों आवश्यक होता है? क्योंकि ये पुमणु हवा में नहीं तैर सकते हैं, जैसा कि एंजियोस्पर्म में होता है, जिम्नोस्पर्म में होता है। ये पानी में, पानी इनको एक रास्ता चाहिए, मार्ग चाहिए जो इनको पानी प्रोवाइड करवाता है, और ये पानी के पास पास ही होंगे और ये पानी में तैरते हुए जो है वो आर्किगोनिया के अंड कोशिका के पास पहुंचेंगे, वह इसको निषेचित करेंगे, फर्टिलाइज करेंगे। फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप जाइगोट का निर्माण होता है। वह जाइगोट जो है वो 2n डिप्लॉइड सेल है, जो कि स्पोरोफिटिक पीढ़ी की मात्र कोशिका के रूप में, यानी कि अगली पीढ़ी की मात्र कोशिका, बीजाणुद्भिद पीढ़ी की मात्र कोशिका के रूप में कार्य करते हैं। वह एक बीजाणुद्भिद का निर्माण करते हैं। इस प्रकार एक कंप्लीट जो है हमारा साइलोटम चैप्टर जो है कंप्लीट होता है। इसमें हमने उसके सारे एस्पेक्ट्स का अध्ययन किया है, पूरी उसकी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखी है, किस प्रकार से बीजाणुद्भिद से युग्मकोद्भिद बनता है, वह युग्मकोद्भिद से बीजाणुद्भिद बनता है। नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।